May I come in, sir? Yes, come in. Namaste, sir. Namaste. Sit down. Thank you, sir. अभी क्या कर रहे हैं आप? सर, वर्तमान में मैं लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ, साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कनिष्ठ सहायक हैं। यस सर। सिविल सर्विसेज करने के तैयारी के लिए आपको समय मिल जाता है? सर समय सर जॉब के अतिरिक्त निकालना पड़ता है। मैं अपने गृह जनपद में ही तैनात हूँ, तो सुबह और शाम को थोड़ा सा समय निकाल लेता हूँ। अच्छा, चलिए वेरी गुड। क्या है आपका क्वालिफिकेशन? सर मैंने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से किया है अपने गृह जनपद से। इसके उपरांत मैंने स्नातक किया है विज्ञान वर्ग से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ। इसके बाद मैंने परास्नातक किया है पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा। राजनीतिक विज्ञान से आप स्नातक हैं? यस सर। तो स्नातक में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा है? यस सर। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा? यस सर। उसमें दो नाम जुड़े हैं, बौधायन और पाइथागोरस। ये कही है या दोनों अलग अलग हैं, और कहाँ के हैं ये? सॉरी सर, मैंने सर बहुत पहले पढ़ा था, तो सर अभी मैं रिकॉल करने की स्थिति में नहीं। तो प्रमेय, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर जहां तक सर मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो सर जो पाइथागोरस प्रमेय है इसका प्रयोग सर, सॉरी सर मैं गलत बताना नहीं चाहूंगा सर। अच्छा अच्छा, चलिए ओके, वेरी गुड। तो हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, दूरियां अगर आपको नापना होगा, मापना होगा, वहां से है तो वहां से इनका प्रयोग आप अधिक कर सकते हैं। अचानक आप पॉलिटिकल साइंस की ओर मूव कर गए, आपको एमएससी करना चाहिए था। सर जब मैंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में प्रारंभ किया, उसी दौरान सर मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ मेरा रुझान हुआ। और सर प्रतियोगी परीक्षाओं में मुझे पता चला कि सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न ज़्यादा रहते हैं, तो मैंने मानविकी विषय के साथ में एमए करना ज़्यादा सुटेबल समझा। अच्छा अच्छा अच्छा। पॉलिटिकल साइंस में आपने संविधान पढ़ा? यस सर। संविधान में क्या आपको सबसे अच्छा लगता है? सर संविधान में कोई एक चीज़ तो नहीं सर, कई सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। और यदि किसी, प्रस्तावना, प्रस्तावना याद है आपको? बस सुना सकते हैं? यस सर। सुनाइए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति प्रतिष्ठा एवं अवसर प्रदान करने की क्षमता प्रदान करने के लिए एतद द्वारा आज 26 नवंबर 1949 को इसे अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। कुछ चीजें आपने छोड़ दिया है। यस सर, कुछ हो सकता है। 26 नवंबर 1949, उसके बाद कुछ और ब्रैकेट में सर लिखा है। यस सर, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी। मार्क्सिस्ट नीति लिखा होगा। अच्छा सर, अच्छा सर। मार्क्सिस्ट नीति शुक्ल पक्ष सप्तमी। आपने बोला इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक है लोकतंत्रात्मक है? सर लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य कंफर्म है? सर जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है सर लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए ठीक है। तो भाग, संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? सर सिटीजनशिप का है? यस सर, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता का उल्लेख है। क्या बता सकते हैं नागरिक क्या होता है और नागरिकता क्या होती है?
सर जो वैसे नागरिकता की कई सारी श्रेणियां हैं, 6 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा नहीं, सकती मैं है। ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द सिटीजन्स एंड व्हाट इज द सिटीजनशिप। फर्स्टली यू क्लियर सिटीजन्स, व्हाट इज द सिटीजन्स। सर सिटीजन वे हैं जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जिन्होंने जन्म लिया है। उसके बाद, उसके पहले, या कोई भारत में नहीं जन्म लिया है और भारत का सिटीजनशिप ले लिया है, तो क्या वो नहीं होगा? यस सर, होगा। आपका पॉलिटिकल साइंस है, मैं पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। सिटीजनशिप, नागरिकता क्या होती है किसी भी राज्य में? नागरिक, नागरिक कौन होते हैं? सॉरी सर, मैं अभी उसका एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं हूँ। ये आप जानते हैं कि राज्य बिना नागरिक के नहीं रह सकता, लोगों के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो खंडहर होगा। यस सर। तो बिना राज्य और नागरिक दोनों क्या है, दूसरे के पूरक हैं। यस सर। राज्य और नागरिक कहते हैं, समझौता करते हैं। क्या यस समझौता सर। करते हैं? ये आप हमारी सदस्यता लीजिए और हम आपका कल्याण करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। यस सर। तो नागरिक कौन हो गए? वो हो गए जो राज्य की सदस्यता प्राप्त किए होते हैं, राज्य के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक सर। चलिए ओके। आप इससे पहले भी आप एग्जाम दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं? जब पहला इंटरव्यू आप? नहीं सर, इसके पूर्व में 3 बार साक्षात्कार दे चुका हूँ। 3 बार आप साक्षात्कार दे चुके हैं। इससे पहले आप साक्षात्कार कब दिए थे? सर इसके पहले मैंने पिछले साल 2022 में दिया था। 2022 में? 2022 का एग्जाम था जिसका साक्षात्कार 21 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ था। 2022 के साक्षात्कार में आपको कुल कितने अंक मिले थे? सर 74 मार्क्स प्राप्त हुए थे। 74 मार्क्स। किसके बोर्ड में था? सर श्री कल्पराज सिंह जी के बोर्ड में था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आपका चयन क्यों नहीं हुआ? सर मेंस के स्तर पे मेरे नंबर कम थे, इसलिए मेरा चयन नहीं हुआ। इस बार भी अगर आपके अंक कम हो गए, नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? सर फिर से प्रयास करेंगे। सर मैंने अपनी इस पूरी तैयारी को सर एक विकास यात्रा का नाम दिया है। मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। हर अगले जब मैं अगली बार तैयारी करता हूँ तो सर फिर उसमें कुछ नवाचार करता हूँ और जो अपनी कमियां हैं उसमें सुधार करता हूँ। सर फिर से प्रयास करेंगे। फिर से प्रयास करेंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आपको कि आपका चयन इस बार हो, इस बार भी होगा? नहीं सर, इस कंडीशन पे जबकि नहीं होता है तब मैं फिर से प्रयास करूंगा। जहां तक मैंने सर अपना आकलन इस बार किया है मेंस की परीक्षाओं के स्तर पर, तो मुझे लगता है कि सर आसानी से मेरा चयन हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आज का पढ़कर के आए हैं आप? सर आज मैंने कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो एक प्रशासक के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वाह, वेरी गुड। तो आज आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं? यस सर। चलिए ठीक है, तो आज उसी तैयारी से हम लोग भी आपसे, आप एसडीएम हैं, आप जा रहे हैं, रास्ते में एक मॉब लिंचिंग का केस हो रहा है, ऑन रोड ही पूरी भीड़ जमा है, इकट्ठा मॉब लिंचिंग का केस हो रहा है। अब आपका निर्णय क्या होगा? सर सबसे पहले तो सर मैं भीड़ की प्रकृति समझने का प्रयास करूंगा कि ये भीड़ मॉब लिंचिंग किस लिए कर रही है। क्या ये किसी धार्मिक कारण से उत्साहित भीड़ है या कोई जाति कारण है, या ये किसी तरह की उग्रता किस लिए कर रही है। सर सबसे पहले उस कारण को समझूंगा। इसके बाद सर मेरा प्राथमिक कार्य ये होगा कि मैं भीड़ को अलग करूं जिस भी पर्सन के साथ में वो मॉब लिंचिंग कर रही हैं, और उस पर्सन को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाऊं। इसके बाद और भीड़ को अपनी तरफ से जो जिस तरह से भी मैं शांत कर सकता हूँ या तितर बितर कर सकता हूँ या उसको आश्वासन दे सकता हूँ, वो करने का काम मैं करूंगा। इसके बाद यदि मैं प्रशासक हूँ तो सर तुरंत जो कानूनी कार्रवाई है अपने पुलिस बल के द्वारा मैं करने का प्रयास करूंगा। तो बिना पुलिस को बुलाए ही कर लेंगे?
सर यदि मैं अकेले जा रहा हूँ तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो आदमी जिसके साथ लिंचिंग हो रही है उसको सर वहां से अलग किया जाए। और यदि मैं अकेला हूं तो, और यदि सर मेरे साथ में कुछ है, मेरे सहयोगी सहकर्मी हैं, तो सर मैं ज्यादा प्रभावी तौर से उन भीड़ को भी अलग कर पाऊंगा। मान लिया भीड़, पूरी भीड़ जो लिंचिंग पर्सन है उसको छोड़ करके आप पर टूट जाए तो क्या करोगे? मेरी प्राथमिकता ये होगी कि सर मैं जिसके साथ लिंचिंग हो रही है उसको भी सुरक्षित रखूं और खुद भी सुरक्षित रहूं। और सर यदि इस भीड़ की, मैंने कहा सर मैं सबसे पहले भीड़ की प्रकृति समझने का प्रयास करूंगा। यदि ऐसा मुझे लगता है कि भीड़ मेरे ऊपर ही टूट पड़ेगी तो उसके लिए मैं खुद सुरक्षित स्थान देखूंगा और अपने उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और ज्यादा पुलिस बल को बुलाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अभी देवरिया में घटना घटी, कुछ लैंड डिस्प्यूट थे और उसमें बहुत बड़ी घटना घट गई, कई लोगों की हत्याएं हुई और कई बड़ी उसमें कमियां देखी गई। अगर आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते, वहाँ आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते, देन आपकी प्रतिक्रिया क्या होती और आप उस मामले को कैसे हैंडल करते? इसको आप किस रूप में देखेंगे? क्या प्रशासनिक चूक रही है या हमारे राजस्व कर्मियों की लगातार अनदेखी से ऐसे मामले उत्पन्न हो रहे हैं? सर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज सर, यदि मैं वहां पर डिप्टी कलेक्टर होता तो सर मेरा मेरा जोर इस पर होता कि वो मामला यदि मेरे पास तक आता, मैं कोशिश करता कि कोई भी लैंड डिस्प्यूट है तो संपूर्ण समाधान दिवस में या तहसील दिवस में किसी भी तरह से मेरे पास आ जाए और मैं लेखपाल और कानून गो और तहसील कर्मियों की टीम बनाकर उसका समाधान कर लूं। दूसरी चीज सर, मैं एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में मेरी प्राथमिकता होगी कि हर गांव में ग्राम प्रहरी हैं या जो हमारा ये राजस्व प्रशासन है, इसमें सर मेरी इतनी पकड़ हो, इतना संवाद हो कि इस तरह की यदि कोई भी अप्रिय घटना घटित होने वाली तो मुझ तक पहले ही पहुंच जाए और उसका मैं समाधान कर सकूं। और दूसरी बात है सर, जो हमारे यहाँ एक श्रावस्ती मॉडल था लैंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, जिसमें त्वरित कार्रवाई की जाती थी, उस प्रकार का कोई कार्य मैं सर वहां करना चाहूंगा। तो जहाँ जो कुछ वहां हुआ उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? किसकी चूक होगी, किसकी चूक मानते हैं? सर निश्चित तौर पे वो प्रशासन की चूक मैं मानता हूं, क्योंकि सर एक तरफ वहां पर जो हत्याएं हुई लैंड डिस्प्यूट के कारण, यदि उनको समय से सॉल्व कर लिया जाता तो ये समस्या न उत्पन्न होती। दूसरी तरफ सर ये एक लैंड एंड ऑर्डर का भी, कानून व्यवस्था का भी मामला है। तो सर उसमें भी सर यदि प्रशासन थोड़ा सा सजगता दिखाता तो शायद ये अप्रिय घटना ना घटित होती। डिप्टी कलेक्टर के बारे में बताइए, डिप्टी कलेक्टर अपनी शक्तियां कहाँ से अर्जित करता है? सर डिप्टी कलेक्टर राज्य की जो सेवा है उसका सर्वोच्च पद है। और ये अपनी शक्तियां सर एक तो राजस्व संहिता के तहत ग्रहित करता है। दूसरी तरफ जब इसको एसडीएम के रूप में पदभार दिया जाता है तो ये सीआरपीसी से शक्तियां अर्जित कर लेता है। और कहीं से? सॉरी सर, अभी मैं इतना याद करने में नहीं सक्षम हूँ। अक्सर आप देखते हैं कि जैसे आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है वहां पर ढेर सारे घटनाएं घटती हैं। जैसे मान लिया कोई आपदा आ गई या कोई ऐसी घटना घट गई, कोई आपदा वगैरह आ गई, ऐसी स्थिति में आप देखते हैं वो कुछ आर्डर देता है, कुछ आदेश देता है, तो ये शक्ति कहाँ से आ गई उसे? सर ये शक्तियां उसे आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा दी गई हैं, जिसमें सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, उसको सर शक्तियां दी गई हैं आपदा के समन की कार्रवाई करने के लिए। अच्छा अच्छा, इसको तो आपने नहीं बताया। तीनों शक्तियां होती हैं, इन तीनों शक्तियों के माध्यम से वो क्या करता है? यस सर। इसका संचालन करता है। क्या अंतर है एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में, क्या अंतर है? सर डिप्टी कलेक्टर ही पदनाम है जो कि राजस्व प्रशासन से जुड़ा हुआ है।
जिसका मुख्य कार्य है राजस्व संग्रह करना, राजस्व मामलों का निपटान करना। इसके अलावा सर जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, वो कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर के की सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए उत्तरदायी है। अच्छा, अच्छा। एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर है? सर एसडीओ उप संभाग अधिकारी होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है विभिन्न अपनी तहसील के अंदर जो उप संभाग है उसका, उसमें जो विभिन्न विभाग हैं उनके बीच में समन्वय बनाना। और सर समन्वय बनाना, इसके अलावा सर विभिन्न विभागों में सर सरकारी योजनाएं ठीक ढंग से लागू की जा रही हैं कि नहीं, इसका पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना इत्यादि काम सर एसडीओ को सौंपे जाते हैं। अच्छा, अच्छा। जो रेवेन्यू से जुड़े मामले होते हैं, लैंड रेवेन्यू होते हैं, जब उनको संचालित करता है तो किस रूप में जाना जाता है? सर रेवेन्यू से जुड़े मामलों को सॉल्व करते समय ये डिप्टी कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा कहा था कि डिप्टी कलेक्टर एक पदनाम है। सर मूल नाम डिप्टी कलेक्टर ही है, पदनाम, लेकिन सर जब वो चूंकि सर ये बहुत ही विविधतापूर्ण और व्यापक कार्य करने पड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिप्टी कलेक्टर को, तो उसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। क्या है एक तहसील की? अच्छा, तहसील और सब डिवीजन में क्या अंतर है? सर उप संभाग जो है वो सर प्रशासनिक सुविधा से बनाई गई एक इकाई है, और जो तहसील है सर ये मध्यकाल में प्रचलित था। और सर लगभग लगभग अगर भौगोलिक क्षेत्र में देखें तो ये लगभग एक ही होती हैं। सर तहसील का प्रभारी तहसीलदार होता है, जबकि उप संभाग का प्रभारी डिप्टी कलेक्टर होता है। कौन बड़ा है इसमें? कौन छोटा है, कौन बड़ा है? सर दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन सर शक्तियों के मामले में मुझे लगता है डिप्टी कलेक्टर ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो एसडीएम और एसडीओ के रूप में भी कार्य करता है, जबकि तहसीलदार सिर्फ राजस्व प्रशासक के रूप में कार्य करता है। नहीं, तो प्रभारी कौन किसका है? सर इसका प्रभारी डिप्टी कलेक्टर है। किसका? सर उप संभाग का प्रभारी डिप्टी कलेक्टर है और तहसील का प्रभारी तहसीलदार है। ओके, ओके, वेरी गुड। अभी एक योजना चल रही है, बड़ी चर्चा में है, मोदी की गारंटी, क्या है ये? सर मोदी की गारंटी है सर, ये 12 नवंबर से सर 25 जनवरी 2024 तक संचालित की जा रही हैं। इसमें सर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो ग्रॉस रूट लेवल तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है ये। इसको प्रारंभ सर आदिवासी क्षेत्रों से किया जा रहा है जहां पर योजनाएं नहीं पहुंची हैं। और इसमें सर जो सर एक बहुत अच्छी योजना है ये, क्योंकि सर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो सर निचले लेवल तक पहुंचे। एक तरीके से सर हम गवर्नमेंट को एकदम जो सबसे निचला लेवल है, जो निचला तबका है, उस तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। एक शब्दों में क्या कहेंगे इसे? ये सर एक शब्द में अगर कहना चाहे तो क्या कहेंगे? सर एक शब्द में इसको, सॉरी सर। अगर हम समावेशी डेमोक्रेसी की बात करें तो? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी बड़ा भारत और कनाडा के बीच संबंध कुछ खराब दिखे, क्या कारण रहा है? सर एक गुरुपतवंत सिंह पन्नू हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी ग्रुप के लीडर भी हैं। तो सर ऐसा आरोप लगाया गया कनाडा की एजेंसीज द्वारा, जो पुलिस एजेंसीज हैं, कि भारत की खुफिया एजेंसियों के इशारे पर निखिल गुप्ता नामक एक शख्स ने गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का प्रयास किया। तो इसी मसले पर सर भारत और कनाडा के बीच में विवाद चल रहा है। मुख्य कारण सर ये है कि भारत खालिस्तान को अपना मतलब खालिस्तानी आंदोलन भारत भारत विरोधी है। दूसरी तरफ कनाडा में सर सिख जनसंख्या काफी ज्यादा है, जो कि वहां की सरकार को बनाने में सर योगदान करती है। इसलिए जो कनाडा की सरकार है, वहां के जो हैं जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, वो सर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो भारतीय विदेश नीति यहाँ पर चैलेंजिंग स्थिति में है या डिफीटिंग स्थिति में है? सर मुझे लगता है जो भारतीय विदेश मंत्रालय का रुख था सर काफी बेहतर था, क्योंकि सर इंटरनल सिक्योरिटी से समझौता ना करते हुए अपने रुख को उन्होंने स्पष्ट किया है। और ये सर मुझे लगा ये बेहतर कदम था भारत का।
मोदी सरकार के कोई रिफॉर्म्स बताइए, जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हो? सर सबसे बड़ा रिफॉर्म सर मोदी सरकार का मैं मानता हूँ सर, जो जैम के नाम से जिसको जाना जाता है, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। सर जनधन, इसके तहत सर 1081 योजनाओं को एक साथ क्लब कर दिया गया है, जिसमें सर लोगों को जो है लीकेज की समस्या सर खत्म हो गई है योजनाओं के जाने में। दूसरी चीज सर, मैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम को मानता हूँ, जिसके तहत भारत में निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। और तीसरी चीज सर, तेजी के साथ में एसईजेड को मंजूरी मिल रही है, एसेज बनाए जा रहे हैं। और सर स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया है, जिसको मैं इकोनॉमी के क्षेत्र में सर उपलब्धि मानता हूँ। अच्छा, श्रम सुधार क्या है? सर श्रम सुधारों से हमारा आशय है कि श्रमिकों को जो नियमों कानूनों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हम कोई नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो उसमें सर एक समय था जब बहुत सारी एनओसीज की जरूरत पड़ती थी, जिसमें सर अनावश्यक समय जाता था। तो सर उसको सर जितना ज्यादा हो कम से कम किया जा सके, उनको जो है ऑनलाइन किया जा सके, और जो है कानूनी प्रक्रिया उसमें कम से कम की जा सके, वन टाइम पोर्टल विकसित किया जा सके सर, ये श्रम सुधार। चलिए, ओके, वेरी गुड। तो मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो तीसरा चौथा प्रयास है ये सफल होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। जा सकते हैं आप। थैंक यू सर, प्रणाम सर।